अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? दिस इज कदीर। क्या हाल है आप लोगों के? हाउ आर यू ऑल? सर चैट ऑफ है। Yes, the chat is disabled. जस्ट अ मिनट। हाँ जी। नाउ टेल मी, हाउ आर यू ऑल? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट क्लास में है, फॉर एग्जांपल जस्ट मजे के लिए क्लास ज्वाइन किए कि देखूं क्या चल रहा है, तो वो अभी से ही लीव करके जाए, क्योंकि आई नीड सीरियस कैंडिडेट्स फॉर सी एस एस पी एम एस। मुझे सीरियस कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, और जो कि सी एस एस पी एम एस एक्चुअली में करना चाहते हैं। तो क्लास के एंड में नॉर्मली 50% स्टूडेंट्स गुम ही होते हैं, चले जाते हैं। तो जो उसको अभी जाना है तो चले जाएं। मैं हमेशा सर शहरियार को कहता हूँ कि आई नीड सीरियस कैंडिडेट्स जिन पे काम करें हम, ताकि वो पास भी हों। बाकी जो शौकिया तौर पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, दिखावे के लिए, पेरेंट्स को, खुद को धोखा देने के लिए, तो काइंडली ये उनके लिए सेशन भी नहीं है, ना क्लास है उनके लिए। ठीक है। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स सीरियस हैं रिगार्डिंग सी एस एस पी एम एस, वही क्लास में स्टे करें, बाकी जा सकते हैं। जी सर। फीडबैक। जी ओके। हाँ जी। From proxies to direct wars, the Iran-Israel clash and America's calculated gamble, यह आज का हमारा टॉपिक है, इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले मैं अपने सेशन के बारे में बता दूं आपको। ये जो सेशन है, दिस इज 5 in 1 सेशन, जो कि 2 मंथ्स के बाद आ जाता है। 5 in 1 सेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन विच विल बूस्ट योर सी एस एस प्रिपरेशन। एक चीज बताऊं आपको, जो सी एस एस 2026 है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। बहुत टफ होने वाली है आपके लिए। आपका एसए का पेपर भी करंट अफेयर्स से ही आएगा। करंट अफेयर्स से ही आएगा, ग्लोबल इश्यूज पे आएगा। इवन आप लास्ट ईयर भी देखें, 2-3 एसेस करंट अफेयर्स पे थे और पाकिस्तान अफेयर्स पे थे। जैसे इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट या डेमोक्रेसी पे पूछा था, तो लास्ट ईयर इतनी डेवलपमेंट्स हुई भी नहीं थी। इस साल आप देखो, हर रीजन में वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 to 7 एसेस आपके इन इश्यूज पे आएंगे, इन इश्यूज पे ही आएंगे। Therefore, this session deals with the essay writing, current affairs, Pakistan affairs, Pol Science 2, IR 2। ठीक है। ये 5 in 1 सेशन है आपका, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी होगा, एसे राइटिंग भी आपकी हो जाएगी, एज वेल एज आपका अगर पोल साइंस है तो वो भी हो जाएगा कवर है, एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दिस सेशन विल फोकस ऑन द पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान करंट इश्यूज, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, इस पे भी हम पढ़ेंगे, फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की, क्योंकि ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, कहीं पे पाकिस्तान पे फिट हो रहा है। बेशक आप इसी टॉपिक को लेके चल रहे हैं, ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेके चल रहे हैं। ईरान आपके पड़ोस में है, पड़ोस में है, तो पाकिस्तान का रोल भी आता है यहाँ पे। तो पाकिस्तान का रोल भी हम देखेंगे इन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में, एज वेल एज पाकिस्तान के साथ तो वार भी हुई इंडिया की। हाँ जी। दीज टॉपिक्स विल हेल्प यू इन करंट अफेयर्स, IR 2, पॉलिटिकल साइंस 2। मोर ओवर देयर विल बी वीकली एवेल्यूएशंस, जो कि स्पेशल रेसिपी होती है मेरे सेशन की, एवेल्यूएशंस। ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट की ये अप्रोच है, कि मोस्टली यही अप्रोच होती है कि हम नवंबर और दिसंबर में करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ेंगे,
यही अप्रोच होती है मोस्टली स्टूडेंट्स की, तो माशाल्लाह से फेल भी हो जाते हैं। अगर आपकी भी यही अप्रोच है कि करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स हम अभी नीड नहीं है, एक दफा सारे लड़ मरे एक दफा आपस में, फिर लास्ट में हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो सो डियर स्टूडेंट्स, आपको एफपीएससी से फेल्यूर सर्टिफिकेट लेने की कोई वेट नहीं करना चाहिए। मैं ही लिख के देता हूँ, आप फेल होंगे, ठीक है? मैं ही लिख के देता हूँ यहाँ, आप फेल होंगे। मार्क माय वर्ड्स, यस इस 2026 is going to be full of current affairs, बिकॉज आप डेवलपमेंट्स देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ एशिया। साउथ एशिया से स्टार्ट करें आप, दूर जाने की बात नहीं है। साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान वॉर, बांग्लादेश इंडिया रिलेशंस, ट्रायलेटरल अलायंस बनी है अब तो, पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश ट्रायलेटरल अलायंस बनी है। उसके बाद अफगानिस्तान सेफ हेवन्स फॉर टेररिस्ट, टीटीपी बीएलए, इवन अफगानिस्तान आल्सो मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। मिडिल ईस्ट में आए, मिडिल ईस्ट में ईरान, इसराइल, गाजा, ठीक है, अदर रीजनल प्लेयर्स, न्यूक्लियर, कितनी डायमेंशंस हैं। यूरोप में जाएं, रशिया, यूक्रेन, ठीक है, नेटो, यूएसए का रोल, क्या बनेगा फ्यूचर, यूरोपियन सिक्योरिटी का फ्यूचर क्या बनेगा, ठीक है? 2022 से वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। 2021 से क्या बनेगा इसका कोई फ्यूचर? ओके, ग्लोबल पे आए, चाइना, यूएसए, ट्रेड वॉर, ठीक है, आल्सो एससीओ, ब्रिक्स, डी डॉलराइजेशन, डी अमेरिकनाइजेशन की तरफ जा रही हैं। हाँ जी। समझ रहे हो? तो अगर आपकी ये अप्रोच है कि हम नवंबर दिसंबर में करंट अफेयर्स लेके चलेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे से अभी लिखवा के ले लो, फेल ही हो जाओगे, क्योंकि आपका एसए का पेपर भी इसी से ही बनेगा। आपका आईआर, पॉल साइंस, पीए, सब इससे बनेगा। ओके, मेटल क्वेश्चन लास्ट में, अभी नहीं, क्वेश्चन में डील नहीं कर रहा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। सो क्वेश्चन लास्ट में। हाँ जी। अच्छा चलें, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ आपकी हरकतें रिगार्डिंग सीएसएस पीएमएस। आज ही डीएमसी आई है, ठीक है, आज ही डीएमसी आई है पीएमएस की भी, और कुछ मंथ्स पहले सीएसएस का रिजल्ट भी आया है। तो जल्दी से इस पे बात करते हैं कि आपकी कौन सी हरकतें हैं जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हो रिटर्न में। 2.5% रेशो जो है सीएसएस का, वो क्यों है? जल्दी जल्दी इस पे बात करते हैं, फिर टॉपिक स्टार्ट करना है। एक चीज याद रखें, ये जो सीएसएस रिटन पार्ट है ना, ये आपके राइटिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे डिपेंड करता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ना आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, ना अकेडमीज आपकी एवेल्यूशंस करती है, ना सो कॉल्ड मेंटोर्स आपकी एवेल्यूशंस करते हैं। व्हाट यू डू इज क्रेमिंग द टॉपिक्स, रट्टा लगाओ टॉपिक्स को, स्कॉलर बन जाओ। मैं हमेशा इस पे ना एग्जांपल देता हूँ ड्राइविंग टेस्ट वाली, कि ड्राइविंग टेस्ट है, मैनुअल को रट्टे मारो, ड्राइविंग करने बैठ जाओ, गाड़ी कहीं पे ठोकी जाएगी, है ना? ये इसका ये मतलब नहीं है कि टॉपिक्स या कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक्स या कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसका मतलब नहीं है। कुछ आएगा तो एग्जाम में लिखोगे ना, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है पेपर में, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ये आपके पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे आता है, राइटिंग प्रैक्टिस पे आता है। तो हमसे तो अपने टीचर्स पास्ट 10 इयर्स के पेपर सॉल्व करवाते थे, कोई 50+ तो एसएस फुल लेंथ लिखे थे हमने। पता है सीएसएस की क्या है? कंटेंट या टॉपिक्स प्लस evaluations is equals to CSS PMS।
इसमें कोई भी अगर कमी आ गई ना, इसमें भी या इसमें भी, तो आप फेल हो जाओगे। आप क्या करते हो, इस पे ज्यादा फोकस करते हो, इस पे फोकस ही नहीं करते और फेल हो जाते हो। और कोई भी रीजन नहीं है, और कोई भी रीजन नहीं है। कंटेंट या टॉपिक्स प्लस एवेल्युएशंस एंड पेपर टेक्निक्स इज इक्वल्स टू CSSPMS। सीधी गेम है, ये इक्वेशन सीधी है बस। कंटेंट, टॉपिक्स प्लस एवेल्युएशंस और पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स इज इक्वल्स टू CSSPMS। यही गेम है, इसके अलावा कोई भी फार्मूला नहीं है इसका। साथ चलती हैं चीजें, कंटेंट एंड एवेल्युएशन साथ चलता है। ओके, द फर्स्ट फैक्टर इज लेक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। टॉपिक्स को क्रेम करना। यू डू नॉट नो हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। दिसंबर और जनवरी में आ जाते हो, सर ये ले लें, असाइनमेंट हमने किए, मॉक्स देने आए। आगे से मैं भी सीधा सीधा क्रॉस कर लेता हूँ, जैसे कि जाओ भागो। कहते हैं सर अब क्या करें हम। मैंने कहा नेक्स्ट ईयर आ जाना, नेक्स्ट ईयर आ जाना बेटा, अब देर हो गई। ठीक है, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई होगी तो एक मंथ में क्या ही तैयारी करोगे। शॉर्टकट पे डिपेंडिंग होती है आप, शॉर्टकट्स पे ज्यादा डिपेंड करते हो माशाल्लाह से। ठीक है, कि बस ये टॉपिक कवर हो जाए, CSS अभी पास है मेरी। वो टॉपिक्स आ तो जाएगा लेकिन लिखना कैसे है वो तो बताओ। ये सब चीजें आपकी एवेल्युएशंस पे डिपेंड करती हैं। और मेरे सेशन में हमेशा ही एवेल्युएशंस पे इम्फोसिस होता है ज्यादा ज्यादा। जिसको पास करनी है, जिसकी राइटिंग टेक्निक्स डेवलप करनी है, जो वो आ जाए। अदरवाइज जिसने रट्टे लगाने वो मेरे सेशन में कभी भी ना आए। वो जाए, बहुत टीचर्स होते हैं ठीक है जो पढ़ा देते हैं, ना आपकी एवेल्यूशंस करते हैं ना कुछ करते हैं। बहुत टीचर्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर लें। अगर इधर आना है तो आपने लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, मैं इंटरव्यू की तैयारी नहीं करवाता, मैं रिटन टेस्ट की तैयारी करवाता हूँ। अगर रिटन टेस्ट में क्या होता है, लिखना ही होता है ना। तो obvious सी बात है, मैं लिखने पे ज्यादा फोकस करूंगा। टॉपिक्स में सब दे देता हूँ आपको। ओके, जल्दी से बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट पढ़ ले। कंटेंट में ही दूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरा सेशन लिया है उनको आइडिया है। किसी भी करंट अफेयर्स की कोई बुक होती भी नहीं है वैसे। अगर कोई आपको कह रहा है करंट अफेयर्स की बुक ले लें, तो वो बड़ा जिंदगी में सबसे ज्यादा बड़ा बेवकूफी वही है। करंट अफेयर्स की कोई बुक नहीं होती। ठीक है, ये मैगजीन आपको लेने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। ये 400-500 रुपए वाली जो बकवास मैगजीन है, वो लेने की कोई भी नीड नहीं है आपको। सब चीजें आपको हम ही प्रोवाइड करते हैं। आपने एक दफा नोट्स पढ़े, पता चल जाएगा आपको। मेन आपका फोकस किस पे होगा, राइटिंग पे होगा। टॉपिक्स हम दे देंगे आपको। ठीक है, कोई भी मैगजीन बुक लेने की नीड नहीं है, ना पाकिस्तान अफेयर्स ना करंट अफेयर्स। सब चीजें हम ही आपको प्रोवाइड करते हैं। एक चीज बताऊं, आपसे ज्यादा ना हमें मेहनत करनी पड़ती है। आपसे ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है आप पे। टेक एन एग्जाम्पल, इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट अभी स्टार्ट करने लगे हैं। आप देखेंगे इस पे कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा। क्यों? रिसर्च करनी पड़ती है इस पे, 3-4 दिन लगते हैं इस पे। फिर जाके इसका कंटेंट बनता है, आपको मिलता है वो। तो आपसे ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है आप पे। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो हम मेहनत अपना पार्ट प्ले करते हैं। आप अपना प्ले करो। ठीक है, आप राइटिंग पे फोकस करो। टॉपिक्स हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। सही है, तो कोई भी बुक मैगजीन लेने की कोई नीड नहीं है। 6 वीक्स का सेशन होगा। अच्छा जी, एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर 6 वीक्स में तो सेशन खत्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद करंट अफेयर्स, करंट डेवलपमेंट्स वो किस तरह से हम कवर करेंगे। तो उनके लिए ये आंसर है कि देखो, इसी क्लास में जो जैसे आप ले रहे हैं क्लास, इसमें मेरे फेब्रुवरी वाले भी स्टूडेंट्स हैं, अप्रैल वाले भी हैं और मई वाले भी हैं। 6 वीक्स तक एवेल्यूशंस खत्म हो जाती है, लेकिन सेशन आपका खत्म नहीं होता। जैसे न्यू टॉपिक आता है, मैं आप लोगों को बुला लेता हूँ। या आपकी समझो दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन है, दिसंबर तक आपकी ये सब्सक्रिप्शन है। आपका सेशन फॉर्मली एंड हो जाता है, मीनिंग एवेल्यूएशन एंड हो जाती हैं, लेकिन आपका सेशन होता है वो। ठीक है, जैसे ही न्यू टॉपिक आएगा मैं आपको बुला लूंगा। ठीक है,
मैं आपको बुला लेता हूं कि आ जाओ क्लास में, आपका न्यू टॉपिक मैंने पढ़ाना है। तो आपकी ये दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन है, मीनिंग दैट आपको दिसंबर तक कोई भी मैगजीन लेने की कोई नीड नहीं पड़ेगी आपको, सब चीजें हम ही प्रोवाइड करेंगे आपको। तो डोंट वरी, ये आपकी दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन है। वीकली एवेल्यूशंस होंगी, मंडे टू थर्सडे आपकी क्लास होती है, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन आपको असाइनमेंट असाइन की जाती है कि बेटा जो पढ़ाया है लिखो। ठीक है, उसी से आपके ऐसे के आर्ग्यूमेंट्स बिल्डअप होते हैं। ठीक है, उसी से आपके ऐसे के आर्ग्यूमेंट्स डेवलप होते हैं, जिसका मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको। अभी लास्ट ईयर ऐसे आया है, डेमोक्रेसी इज द डायनास्टिक पॉलिटिक्स इज वर्स्ट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। क्या लिखेंगे इस पे? डायनास्टिक पॉलिटिक्स पे आप पूरा ऐसे लिख लेंगे? कभी भी नहीं लिख सकेंगे, 3-4 पेजेस के बाद आपकी बस हो जानी है। अब इसको किस तरह से मोल्ड करना है, ये हम राइटिंग टेक्निक्स में आपको बता देते हैं कि किस तरह से इसको स्टेटमेंट को मोल्ड करना है। या एक और ऐसे है, शुड पाकिस्तान शिफ्ट इट्स फोकस फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक्स। अब इसको किस तरह से टैकल करना है, ये आपके एवेल्यूशंस में जो आप चीज लिखते हो ना, फिर आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। ओके बासित, मेरे अटेम्प्ट की फोकस मैं अटेम्प्ट क्यों दूंगा? ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? और क्वेश्चन मैं लास्ट में डील करूंगा। ये कौन सा फजूल सा क्वेश्चन है आपका? ओके जी। उसके बाद है स्पेशल फोकस ऑन पाकिस्तान करंट इश्यूज एंड पाकिस्तान करंट अफेयर्स, जो पाकिस्तान के करंट इश्यूज है। ठीक है, तो आप गप्पे लगाओ। तो आप गप्पे लगाओ क्लास में, मैं इधर क्या कर रहा हूँ बासित? तो मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, ये क्या मतलब बचपना है आपका? मैंने इसीलिए कहा क्लास में जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो बैठे, बाकी जो है ना वो चले जाएं क्लास से। ठीक है, बाकी जो है वो चले जाएं, दूसरों को भी डिस्टर्ब ना करें। आप उनसे नंबर ले लें, रात को गप्पे लगा देना। ठीक है, चैटिंग कर लेना, आप उनसे नंबर ले लें। अब रात को चैटिंग कर पैकेज लगा देना। अभी सुने क्लास, अभी मैं जो बोल रहा हूँ सुने। स्पेशल फोकस जो होगा आपका पाकिस्तान के करंट इश्यूज पे एंड ग्लोबल इश्यूज पे होगा, और राइटिंग टेक्निक्स पे। लास्ट में एक ग्रैंड वॉक भी ले लूंगा मैं, और रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी। फॉर एग्जांपल, फॉर एनी रीजन कोई भी स्टूडेंट क्लास मिस करता है तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। ठीक है, लेकिन वो 24 आवर्स के लिए होती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। तो ये स्पेशल फीचर्स होंगे आपके सेशन के। क्लियरिटी है आपको? किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे रिगार्डिंग सेशन? रिगार्डिंग सेशन कोई क्वेश्चन है आपका? जल्दी से पूछो, फिर मैंने टॉपिक पढ़ाना है। रिगार्डिंग सेशन कोई क्वेश्चन है आपका? जल्दी से पूछ ले। जी कवर करेंगे, जी कवर करेंगे, कवर करेंगे। ओके, कवर करेंगे हिस्ट्री भी। जी कवर करेंगे। जी जी महरीन, दोनों कवर करेंगे, दोनों कवर करेंगे। ओके, ओके लेट्स स्टार्ट। इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। ज्वाइन कैसे करना है? ज्वाइन आपने मैम सादिया से आप कांटेक्ट कर लेना। ओके, ठीक है जी। जी इसी तरह से कवर हो जाएंगे, इसी तरह से कवर होंगे। ओके, इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन, देखो इंट्रोडक्शन एक टिप देता हूँ, इंट्रोडक्शन डिटेल में नहीं होता किसी भी टॉपिक का। इंट्रोडक्शन ओवरव्यू होता है आपका, एन ओवरव्यू। किसी भी टॉपिक का ओवरव्यू होता है, वो डिटेल में नहीं लिखते इंट्रोडक्शन। हाँ जी। 12 days कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान इसराइल की eruption 13 जून को
13 जून को होती है, जब इसराइल ने एयर स्ट्राइक किए ऑन ईरानियन टॉप मिलिट्री कमांडर्स, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे एंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट पे। मोर देन 200 Israeli fighter jets carried out attacks on Iran। और ईरान ने रिटेलिएशन में क्या किया? बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए टारगेटिंग इसराइली सिटीज, स्पेशली तेल अवीव, हिटिंग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और मोसाद का हेडक्वार्टर। इन 12 डेज में इसराइल कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स इन ईरान, while Iran responded with missiles and both sides suffered casualties। ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, मैं डिटेल में पढ़ते हैं। until until यूएसए until यूएसए इस कॉन्फ्लिक्ट में एंटर होता है और 22 जून को ईरान के ऊपर न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर बंकर बस्टर बम्स को ड्रॉप करता है। बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो मिलिट्री पावर है, इसराइल के पास नहीं है। ठीक है ना, B2 बॉम्बर्स हैं, ना बंकर बस्टर बम है। ठीक है, दैट इज वाई इसराइल ने यूएसए को परसू किया। यहां से यूएस से एंटर होता है कॉन्फ्लिक्ट में, यहां से यूएस से कॉन्फ्लिक्ट में एंटर हुआ। तो इसको रीड आउट करते हैं। An intense 12-day conflict between Israel and Iran erupted on June 13, 2025 after Israel launched airstrikes on Iranian military and nuclear sites, killing key nuclear scientists and military commanders. More than 200 Israeli fighter jets hit more than 100 nuclear and military facilities along with residential areas. Iran retaliated with hundreds of ballistic missiles against the Israeli cities. In the days that followed, Israel and Iran traded missiles as casualties mounted on both sides। दोनों ने casualty फेस की। Until unless बाद में जाके यूएस से एंटर होता है कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है, अल्टीमेटली एक इनफॉर्मल सीज फायर साइन हुआ है। साइन भी नहीं हुआ है, एक इनफॉर्मल सीज फायर हुआ है। इनफॉर्मल, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई भी साइन एग्रीमेंट नहीं है इसका। ट्रम्प ने जो है वो ट्विटर पे अनाउंस कर दिया, सीज फायर हो गया। ठीक है, अल्टीमेटली इनफॉर्मल सीज फायर हुआ व्हिच वाज ब्रोकर्ड बाय द यूएसए, जब ईरान ने यूएस के मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया मिडिल ईस्ट में, पर्टिकुलरली कतर में, जहां पे यूएस का लार्जेस्ट मिलिट्री बेस है। ठीक है, अब मेन इशू क्या है? अकॉर्डिंग टू द इसराइल एंड यूएसए मेन इशू क्या है? ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ही मेजर कंसर्न है फॉर इसराइल एंड यूएसए। बिकॉज व्हाई? Because it will shatter Israel's aspiration of leadership role in Middle East। ठीक है, इसराइल जो है वो मिडिल ईस्ट का चौधरी साहब बनना चाहता है। ठीक है, लीडर बनना चाहता है मिडिल ईस्ट का। आल्सो इसराइल एंड यूएसए को ये भी आर्ग्यूमेंट है कि अगर किसी नॉन न्यूक्लियर कंट्री को न्यूक्लियर वेपन्स, किसी नॉन न्यूक्लियर कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर किए और यूएसए उसे अलो करता है, ठीक है, इससे क्या होगा? न्यूक्लियर आर्म रेस स्टार्ट हो जाएगी मिडिल ईस्ट में और पूरी दुनिया में। ठीक है, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट बनता है कि इसराइल भी तो सिग्नेटरी नहीं है ना न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी का। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है बिल्कुल। किसी को पता है कि ये व्हाट इज न्यूक्लियर प्रोलिफेशन? पता है किसी को ये कॉन्सेप्ट क्या है? कोई नहीं जानता तो बताए मुझे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं।
व्हाट इज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन? कोई नहीं जानता तो मुझे बताएं, कोई नहीं जानता तो मुझे बताएं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं बता दूं। ओके, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन refers to the spread of nuclear weapons। बता देता हूं, बता देता हूं। Nuclear proliferation refers to the spread of nuclear weapons, nuclear materials, nuclear technology to more countries, more countries, increasing the risk of nuclear conflict, increasing the risk of nuclear conflict. Spread of nuclear technology, एक ही लाइन में spread of nuclear technology। हाँ जी, a fragile ceasefire was brokered by the USA on June 24 after Iran fired missiles at its target airbase, its largest airbase in the Middle East, particularly Qatar का। Iran's nuclear program is one of the primary causes of the tension। Nuclear program ही main tension है जो को मैंने आपको बताया। Not only because of its regime's hostility towards such countries as United States and Israel, but also because of its possibility that allowing any non-nuclear country to attain nuclear weapons, जो कि बैन हुआ था, ये प्रैक्टिस बैन है अकॉर्डिंग टू एनपीटी। एनपीटी नाम सुना है ना आपने, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 के। नॉन न्यूक्लियर जो कंट्री है वो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं कर सकती जी। ओके, हाँ जी। हालांकि ये ध्यान से सुनना, हालांकि ईरान ने कमिटमेंट्स की हुई हैं कि वो एनपीटी को वायलेट नहीं करेगा। एन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ वो कॉपरेट भी कर रहा है, कॉपरेट भी कर रहा था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पीसफुल पर्पस के लिए यूज की जाएगी। आपको पता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब्स में यूज नहीं होती, पावर जनरेशन में होती है, एग्रीकल्चर में यूज होती है, ठीक है, मेडिकल एप्लीकेशंस हैं उसके, सिर्फ न्यूक्लियर बम बनाने के लिए वो यूज नहीं होती। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पावर जनरेशन के लिए ही मोस्टली जिस भी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर किए हैं, क्यों, किस बेसिस पे? यही ना कि हमने पीसफुल पर्पस के लिए यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अचीव की है, हमें पावर जनरेशन करनी है एग्रीकल्चर के लिए या मेडिसिन के लिए। हाँ जी बिल्कुल। ओके, बट लेकिन इसराइल का आर्ग्यूमेंट ये है, इसराइल कहता है कि ईरान पीसफुल पर्पस के लिए भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप नहीं कर सकता, ना हम करने देंगे। ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीटली डिसमेंटल करना होगा। जबकि अब देखो यहां पे ड्यूअल पॉलिसी देखो, जबकि इसराइल इसराइल ने खुद न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं और ना ही एनपीटी का सिग्नेटरी है, ना ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अलो करता है कि इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम मॉनिटर करे या उसको इंस्पेक्ट करे। और देखो तो सही, जबकि ईरान बल्कि इसराइल खुद न्यूक्लियर वेपन्स रख के बैठा है, ठीक है, ना एनपीटी का सिग्नेटरी है, ना ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अलो करता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को मॉनिटर करे या इंस्पेक्ट करे, लेकिन दूसरों को कहता है, इसराइल को कहता है नहीं, वो अक्वायर नहीं कर सकता इवन फॉर पीसफुल पर्पस भी। ठीक है, क्यों पता है इसराइल की मेंटेलिटी यहाँ पे क्या है? इसराइल की मेंटेलिटी ये है कि अगर इस ईरान न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करता है, अंडरस्टूड बात है, सऊदी अरेबिया पीछे नहीं हटेगा। अगर सऊदी ने बना लिया तो अरब कंट्रीज भी न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाएंगे। समझ रहे हो? तो जो रीजनल हेजीमनी है इसराइल की वो खत्म ही हो जाएगी, डिटरेंस क्रिएट हो जाएगी, बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो जाएगा।
ये इसराइल की लॉजिक है, ये इसराइल की लॉजिक है कि डिटरेंस क्रिएट हो जाएगी। न्यूक्लियर वेपन्स एक स्टेट क्यों अक्वायर करती है, एक स्टेट न्यूक्लियर वेपन्स क्यों अक्वायर करती है? वो इस वजह से टू क्रिएट डिटरेंस, क्या आप पे कोई अटैक ना करे। नॉर्थ कोरिया है ना, नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और यूएसए कुछ करके तो दिखाए। ठीक है, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ना, कभी भी इसराइल अटैक ना करता, नेवर एवर, कभी भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। ये जो डिटरेंस है ना, डिटरेंस, इट आल्सो, इट आल्सो क्रिएट्स पीस, ये पीस भी क्रिएट करती है, क्योंकि पावर, पावर इक्विलिब्रियम में आ जाता है ना, पावर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अगर आप पे कोई अटैक करेगा तो आप तो नहीं छोड़ोगे ना, आप भी तो न्यूक्लियर बम गिरा देंगे उनके ऊपर। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो जाता है, बैलेंस ऑफ पावर जब क्रिएट होता है तो पीस क्रिएट हो जाता है। बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो गया, वार स्टार्ट हो जाती है। बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो गया, वार स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी, समझ रहे हो? ये इसराइल का कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर किए तो रीजनल कंट्रीज, कभी भी सऊदी अरेबिया फिर पीछे नहीं हटेगी, कभी भी नहीं, और वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करेगी। हाँ जी, अगर सऊदी के पास आ गए रीजनल कंट्रीज जो उसके अलाइज हैं, ठीक है, चाहे कतर हो, यूएई हो, एक्वायर करेंगे वो भी। न्यूक्लियर आर्म रेस स्टार्ट हो जाएगी, अल्टीमेटली जो इसराइल की हेजीमनी है वो खत्म हो जाएगी रीजन में। हाँ जी, ये बात है। साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर आपको, आपको समझ आया, इंट्रोडक्शन समझ आया आपको? ये इस तरह से इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन में कंप्लीट टॉपिक नहीं लिखते। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है, ओवरव्यू होता है। समझ आया ओवरव्यू के है क्या, असल में मसला क्या है, क्यों लड़ रहे हैं? जल्दी बताओ सारे। आपको स्लोली टॉपिक समझ आ जाएगा, डोंट वरी, अभी मैंने ओवरव्यू दिया है, अभी ओवरव्यू दिया है मैंने। आपको क्या लगता है ये टॉपिक आज की क्लास में कवर होगा? इस पे 3-4 क्लासेस लगेंगे, 3-4 क्लासेस लगेंगे, इसके मल्टीपल डायमेंशन हैं। सो अपने सीट बेल्ट बांध लें, ठीक है, 9 बजे तक आप यहीं पे हैं, और आपको ऐसे ऐसे कुछ चीजें पता चलेंगी। ओके, सोहेल लोधी, अभी ओवरव्यू दिया है मैंने, अभी ओवरव्यू दिया है, थोड़ा सब्र रखें, हौसला रखें। 9 बजे तक सीट बेल्ट बांध ले, आप इधर ही हैं। आज इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और ऐसी ऐसी कुछ चीजें पता चलेंगी आपको। ओके जी, अगर आपको इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट समझना है, जरूरत नहीं है मिठल, नहीं है जरूरत, ओवरव्यू होता है, जस्ट ओवरव्यू, कि आप अपने आंसर में क्या लिखेंगे। अगर आपको इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट समझना है तो आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट समझ नहीं आएगा। अगर मैं डायरेक्ट आपको स्टार्ट करवा दूं ना, आपकी मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, सर ये क्या हुआ, सर ये क्यों हुआ। ठीक है, अगर आपको मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स, पर्टिकुलरली इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट समझना है तो आपको 1948 से पढ़ना पड़ेगा, डेवलपमेंट्स, उसके बाद ही आपको करंट सिनेरियो समझ आएगा कि आज की सिचुएशन में ये हो क्या रहा है। सही है? सो लेट्स स्टार्ट। मिठल, अभी मैं क्वेश्चन नहीं डील कर रहा, अभी टॉपिक समझे, ठीक है, अभी टॉपिक समझे।
लास्ट में डील करूंगा क्वेश्चन, अभी टॉपिक समझे। एक तो लेंदी टॉपिक है, आई नीड 3-4 क्लासेस। यू नो किसी टाइम में इसराइल एंड ईरान के ऐसे रिलेशंस थे जैसे आज के टाइम में पाकिस्तान और चाइना के हैं, या इसराइल और यूएसए के हैं। किसी टाइम में ऐसे रिलेशंस होते थे इन दोनों के, जो आज पाकिस्तान और चाइना के जैसे रिलेशंस हैं, या इवन इसराइल और यूएसए के रिलेशंस हैं। किसी टाइम में ईरान और इसराइल के इस तरह के रिलेशंस होते थे, क्लोज एलाइज। हाँ जी, सुनते जाएं बस, ठीक है, सुनते जाएं आप, जिसको नहीं पता वो सुनते जाएं। किसी टाइम में इसराइल एंड ईरान के ऐसे रिलेशंस थे जैसे आज पाकिस्तान एंड चाइना के, या यूएसए एंड इसराइल के हैं। ईरान एंड इसराइल वर द क्लोज एलाइज। दोनों इंटेलिजेंस शेयर करते थे, ऑयल ट्रेड होता था, एंड मिलिट्री कॉपरेशन था दोनों के बीच में। एंड ईरान वाज द सेकेंड मुस्लिम कंट्री आफ्टर टर्की जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया जब इसराइल बना था। अगेन रिपीटिंग, ईरान वाज द सेकेंड मुस्लिम कंट्री आफ्टर टर्की जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था जब इसराइल बना था। हाँ जी। इमेजिन टू कंट्रीज, इमेजिन टू कंट्रीज, सुन ले फिजा, सुन ले। इमेजिन टू कंट्रीज that were once close allies, sharing intelligence, trading oil, and even cooperating on military projects. That's exactly what Iran and Israel looked like for decades. इसी तरह से ये दोनों भाई थे। Iran was in fact the second Muslim majority country to recognize Israel after it was founded in 1948. 1948 1947 में यूएन ने एक 11 मेंबर स्पेशल यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन फलस्तीन, जिसको आप कहते हैं UNSCOP, स्पेशल यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन फलस्तीन बनाई, जिसका काम था कि फलस्तीन एंड ज्यूज का जो लैंड सेटलमेंट इश्यू है ना, उसको रिजॉल्व करे। कौन सी कमेटी? स्पेशल यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन फलस्तीन, UNSCOP, जिसका काम था फलस्तीन एंड ज्यूज के जो लैंड सेटलमेंट इश्यू है उसको रिजॉल्व करे। एंड ईरान वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द 11 कंट्रीज। ईरान वाज द वन ऑफ द 11 मेंबर्स ऑफ द कमेटी। यूएन ने बेसिकली क्या कहा? पार्टीशन प्लान प्रपोज किया यूएन ने, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, ठीक है। लेकिन इसराइल ने से ईरान ने इसे अपोज किया। ईरान ने इसे अपोज किया कि नहीं, पार्टीशन प्लान नहीं होगा। ईरान ने ना अल्टरनेट प्लान जो है वो दिया। अब ईरान क्या करता था उस टाइम? ईरान प्रपोज फेडरेटिव सॉल्यूशन। फेडरेटिव सॉल्यूशन जिसमें फलस्तीन एक ही स्टेट होगी, फलस्तीन एक ही स्टेट होगी, डिवाइड नहीं होगी, पार्टीशन नहीं होगी, एक ही पार्लियामेंट होगी, बट रीजन्स अलग होंगे। फलस्तीनियन रीजन एंड जेश रीजन, रीजन्स अलग होंगे। ये ईरान की कैलकुलेटेड मूव थी, ये ईरान की कैलकुलेटेड मूव थी। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, बिफोर ईरानियन रेवोल्यूशन बात कर रहे हैं, 1947 की बात कर रहे हैं। रेवोल्यूशन नहीं आया था इस टाइम में, रेवोल्यूशन 1979 में आया है, ठीक है। ये ईरान की कैलकुलेटेड मूव थी। हाउ के विच रेवोल्यूशन, ईरान में कौन सा रेवोल्यूशन आया था?
बताओ, इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979, इसकी बात हो रही है, ये रेवोल्यूशन से पहले की बात हो रही है। हाँ, ईरान की कैलकुलेटेड मूव किस तरह से थी कि इनके साथ भी, ज़ायनिस्ट के साथ भी रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, अरब कंट्रीज के साथ भी रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। हाँ जी, अरब कंट्रीज के साथ भी रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। ओके, तो ईरान ने क्या प्रपोज किया? फेडरेटिव सॉल्यूशन। एक ही पार्लियामेंट होगी, रीजन अलग होंगे, डिवीजन नहीं होगी। हाँ जी, कैलकुलेटेड मूव, ज़ायनिस्ट के साथ भी अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, अरब कंट्रीज के साथ भी अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, यही बात हो रही है। अब होता क्या है, अब होता क्या है 2 साल बाद, 2 साल बाद, आफ्टर 2 इयर्स, अरब इसराइल वार स्टार्ट हो जाती है। आयशा सुन ले, अरब, आयशा सुन ले, बस 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 बस, अरब इसराइल वार स्टार्ट हो जाती है 1948 में। ठीक है, अरब इसराइल वॉर, एंड इसराइल occupied more territory which was approved by the UN। जो यूएन ने अप्रूव की थी उससे ज्यादा टेरिटरी इसराइल ने ऑक्यूपाई की इन अरब इसराइल वॉर। उस टाइम, उस टाइम a new state of, a new country was born, that is the Israel। हाँ जी, a new country was born, that is Israel। उस टाइम ईरान के जो रूलर थे, ईरान के जो रूलर थे वो थे मोहम्मद रजा पहलवी और शाह। ये जो अभी आपने देखा है ना, रजा पहलवी, जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, जिसकी थोड़ा ना वियर्ड नाक है, बड़ी सी नाक है, देखा है ना अभी, देखा है ना अभी जो ये आ रहा था, जो बार बार कह रहा था कि ईरान को, ईरान के लोगों को कह रहा था कि रिजिम के लिए उठो, ये उसके अब्बाजी हैं, ये उसके अब्बाजी हैं। हाँ जी, रजा पहलवी आपने सुना है ना, जो नतन्याहू के साथ या अभी ईरान में था, वो अपोजिशन, जिसकी बड़ी सी नाक है, अजीब सी थोड़ी, मतलब आलू की तरह उसकी नाक है, देखिए आपने उसकी। रजा पहलवी नहीं देखा आप लोगों ने? नहीं? हाँ जी, क्राउन पर, किसका क्राउन? कोई क्राउन प्रिंस नहीं है, थोड़ी अजीब सी नाक है उसकी जैसे, रजा पहलवी जो अपोजिशन में है, जो अपोजिशन में है। हाँ जी, जो इसराइल का पपेट है, उनके ये अब्बा जी उस टाइम रूल करते थे, मोहम्मद रजा पहलवी, जिसको हम शाह ऑफ ईरान भी कहते हैं। ठीक है, मोहम्मद रजा पहलवी ने ये इसराइल को रिकॉग्नाइज किया जैसे ही इसराइल बना आफ्टर टर्की। तो टर्की, बड़ा वैसे अर्तुगुल अर्तुगुल करते हो, देखो, टर्की इज द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री टू रिकॉग्नाइज इसराइल। बड़ा अर्तुगुल करते हो, उस्मान गाजी की देखते हो, जरा सामने तो आप। ठीक है, बड़े अर्तुगुल करते हैं आप लोग। टर्की इज द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री टू रिकॉग्नाइज इसराइल। हाँ जी, अर्तुगुल गाजी वाले इधर आ जाओ, बड़ा अर्तुगुल गाजी करते हो। हाँ जी, नेटो में भी है टर्की, बिल्कुल। अर्तुगुल हिमसेल वास हाँ जी, एक चीज याद रखें, एक चीज याद रखें एक चीज याद रखें, इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में ना, रिलीजन सिर्फ पाकिस्तान देखता है,
रिलीजन फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ पाकिस्तान देखता है, ब्रादरली मुस्लिम कंट्री एंड ऑल दैट। बाकी पाकिस्तान के अलावा कोई भी कंट्री नहीं देखती। हर स्टेट अपनी फॉरेन पॉलिसी या अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करती है, हर स्टेट। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो रिलीजन को प्रायोरिटी देता है कि मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम ब्रादर है। इवन जिनके पास मक्का मदीना भी है ना, सऊदी वाले, वो भी नहीं देते प्रायोरिटी रिलीजन को। कभी भी इस्लाम को प्रायोरिटी नहीं देते वो फॉरेन पॉलिसी में। अगर देते होते कश्मीर पे सीधी बात करते। हालांकि अगर आप नोट करें, आप सर्च करें, अभी भी डेटा निकालें, अरब कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में, अगर आप फॉरेन वर्कर्स देखें ना, लेबर, इंडियंस हैं, इंडियंस हैं। ठीक है, इंडियंस हैं। समझ रहे हो आप? पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो फॉरेन पॉलिसी में रिलीजियस टच देता है। ब्रादरली मुस्लिम कंट्री, ब्रादरली इस्लामिक कंट्री। हाउएवर कोई भी कंट्री इस तरह से फॉरेन पॉलिसी पसंद नहीं करती। नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, मफाद होते हैं। Foreign policy of Pakistan is, I don't agree, even foreign policy of Pakistan is based on the political interest. आपने आयशा डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े तो उसमें स्टेट की स्टेटेड लिखा हुआ है। मैं खुद से नहीं कर रहा, प्यारे पाकिस्तान ने खुद लिखा हुआ है। ठीक है, मैं अपने कोई जेब से बात नहीं की। आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान देखें, उसमें प्यारे पाकिस्तान ने सीधा सीधा लिखा हुआ है, स्टेट की ये पॉलिसी है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मैं अपने तरफ से नहीं बात की। इफ यू डोंट एग्री तो आप शहबाज शरीफ साहब को कॉल करें, उनको कहें कि ये जो डिटर्मिनेंट्स लिखे हुए हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में, काइंडली इनको हटा दें। ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, इस्लामिक आइडियोलॉजी लिखा हुआ है ना वहां पे, इस्लामिक आइडियोलॉजी, रिलीजन लिखा हुआ है ना। हाँ जी। समझ आया यहां तक? यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ। आशा जका जो आपके डिटर्मिनेंट्स है ना, आपके ओवरऑल रिलेशंस को बताते हैं, आपके ओवरऑल रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बताते हैं, चाहे उसमें यूएसए हो या कोई भी कंट्री हो। जो डिटर्मिनेंट्स हैं आपके ओवरऑल गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी के। अब जो लिखे हैं मैं उस पर ही बात करूंगा। ठीक है, जो चीज लिखी हुई है डॉक्यूमेंट्स में पाकिस्तान के, उसी पे ही मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है, चलें। अगर आप नहीं मानती, ये आपका व्यू है, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, अदरवाइज लिखा यही है। तो जो चीज स्टेट ने हमें बताई है, लिख के दिए, वी विल फॉलो इट, हम उसे मान लेंगे। समझ आया सबको? कमेंट्स तो इतने ही हैं। मेरे क्लास में ना काइंडली इजिप्ट के मम्मी बन के मत बैठा करें। जो इजिप्ट के मम्मी है ना, इस तरह से चुप करके, या मुझे क्लास में जिंदा लाश नहीं चाहिए होते। जी, अर्तुगरुल का क्या सीन है, मुझे क्या पता। हाँ जी। मुझे क्या पता। चलें, आगे चलते हैं। ईरान की पॉलिटिक्स, ईरान की पॉलिटिक्स, ईरान की पॉलिटिक्स, बस बस सुनने अब। ईरान की पॉलिटिक्स 1950s में चेंज होती है, जब मोहम्मद मुसद्दिक
भी ये नाम आपने कहीं सुने होंगे जरूर। मोहम्मद मुसद्दिक पीएम बनते हैं ईरान के। मोहम्मद मुसद्दिक पीएम बनते हैं ईरान के, आपने ये नाम कहीं सुने होंगे। और उन्होंने क्या किया, नेशनलाइजेशन स्टार्ट की। जैसे जुल्फकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन स्टार्ट की थी पाकिस्तान में, उन्होंने भी नेशनलाइजेशन स्टार्ट की ईरान में। ठीक है, ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया, ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया ताकि ब्रिटिश की मोनोपोली खत्म हो ईरान के ऑयल पे। बट यू नो व्हाट, यूएसए एंड ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, ठीक है, MI6 एंड CIA ने उसको हटा दिया, कोप हो गया और कोप ऑर्गेनाइज किया। और मोहम्मद मुसद्दिक की गवर्नमेंट को ही उड़ा दिया, मोहम्मद मुसद्दिक की गवर्नमेंट को ही उड़ा दिया। हाँ जी, ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी एंड CIA ने कोप ऑर्गेनाइज करके मोहम्मद मुसद्दिक की गवर्नमेंट को ही खत्म कर दिया। जी, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे। Things changed after the Mohammad Mossadegh became the Iran's prime minister in 1951, when he spearheaded nationalization of the country's oil industry, which was monopolized by Britain. Mossadegh and his National Front political organization's efforts to nationalize oil, kick out the British colonial power and weaken the monarchy were the main story for Iran at that time. यही main story थी 1950s में ईरान की। उसके बाद जो थिंग्स हैं वो चेंज होती हैं जब मोहम्मद मुसद्दिक की गवर्नमेंट ओवरथ्रो की जाती है। ठीक है, CIA और MI6 मिलके 1953 में उसकी गवर्नमेंट ही खत्म कर देते हैं। हाँ जी, किसकी कैमरा ऑन है? जी, स्टॉप कर दी मैंने। जी जी, चलें, ओके, चलें, ठीक है, ओके। ब्रिटिश एंड US ने मोहम्मद मुसद्दिक को हटा के शाह ऑफ ईरान को बिठा दिया, शाह ऑफ ईरान को बिठा दिया, जो कि वेस्ट एंड इसराइल का एलाय था। ब्रिटिश ने ब्रिटिश ने एंड USA ने मोहम्मद मुसद्दिक को हटाकर शाह ऑफ ईरान, मोहम्मद रजा पहलवी की बात हो रही है अगेन, इसको बिठा दिया अगेन। क्या आ जाओ वापस, ठीक है, जो कि वेस्ट एंड इसराइल का एलाय था। इसराइल ने अपनी एम्बेसी ओपन की तेहरान में, इसराइल ने अपनी एम्बेसी ओपन की तेहरान में, इन दोनों के बीच में ट्रेड एस्टेब्लिश हुआ। इवन तेहरान वाज लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इसराइल, इवन तेहरान वाज लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इसराइल। ओके, ये स्लाइड इससे डील करती है पूरी, जो भी मैंने बताया कि मोहम्मद मुसद्दिक को हटा के उन्होंने मोहम्मद रजा शाह पहलवी को बिठा दिया, जो कि क्लोज एलाय था। ये अभी, ये रजा शाह पहलवी जो अभी का है उसका अब्बा जी, उसको बिठा दिया था। और इसराइल ने अपनी एम्बेसी तेहरान में ओपन की और दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ। ईरान वाज द लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इसराइल। हाँ जी, the 1979 revolution, the point of no return, Ayatollah Khamenei's rise and the ideological rupture that reshaped the Middle East alliance। अब हम आते हैं
ईरानियन रेवोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो स्लोली स्लोली हम आ रहे हैं करंट इश्यू पे। ठीक है, ईरान में रेवोल्यूशन आता है, इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है। इसराइल ईरान राइवलरी स्टार्ट होती है, ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है बाय आयतुल्लाह खमनाई which overthrew the rule of Muhammad Raza Pahlavi in 1979। यहां से आपकी ईरान इसराइल राइवलरी स्टार्ट होती है, जो आज तक चल रही है। ये स्टार्ट होती है 1979 से। ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट आपका स्टार्ट होता है 1979 से। 1979 से, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है बाय आयतुल्लाह खमनाई which overthrew the rule of Muhammad Raza Pahlavi in 1979। पहलवी के अगेंस्ट आर्मी एंड ईरान की पब्लिक ने ही म्यूटनी कर दी। पहलवी के अगेंस्ट ईरान की आर्मी, ठीक है, और ईरान की पब्लिक ने ही म्यूटनी कर दी। म्यूटनी की बात कर रहा हूं मैं। एंड ही फ्लीड एंड ही फ्लीड फ्रॉम अ कंट्री, भाग गया, ईरान से भाग गया, ईरान से भाग गया वो। 14 डेज के बाद, 14 डेज के बाद आयतुल्लाह खमनाई ईरान के स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर बनते हैं। ईरान के स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर बन गए। ठीक है, ये उसके ही बारे में था। ठीक है, पूरी स्लाइड नहीं पढ़ रहा मैं, आपको बता देता हूँ, ये चीजें नोट्स में लिखी हुई हैं। ठीक है, ये चीजें नोट्स में लिखी हुई हैं। ओके, बस अभी जो मैं बता रहा हूं आपको वो समझते जाओ। रिवोल्यूशन ने रिवोल्यूशन ने ना कि ईरान की गवर्नमेंट रिवोल्यूशन ने ना कि ईरान की गवर्नमेंट को चेंज किया, बल्कि होल आइडियोलॉजी भी ट्रांसफॉर्म हुई ईरान की। पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आई ईरान में। पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ईरान में आई। ओके, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ईरान में आ गई। ठीक है, न्यू रिजिम जो ईरान में न्यू रिजिम जो ईरान में आई, उसने ईरान की पूरी पॉलिसी चेंज की, पर्टिकुलरली इसराइल पॉलिसी। एंटी इसराइल पॉलिसी अडॉप्ट की, एंड इसराइल के साथ जो रिलेशंस एस्टेब्लिश थे ना, वो हो गए खत्म, कट। ठीक है, खत्म कट। अभी मैं ये टॉपिक्स हट जाएंगे हम। ठीक है, तो अभी जो बता रहा हूं आप वही सुन लें। जो हिरा में बता रहा हूं वही सुने अभी। जो इसराइल की एम्बेसी थी ना, जो कि मैंने आपको बताया कि तेहरान में एम्बेसी ओपन हुई इसराइल की, वो इसराइल की एम्बेसी आयतुल्लाह खमनाई ने पीएलओ को दे दी। फलस्तीनियन लिबरेशन या फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ को दे दी। और जितनी भी रीजन में एंटी इसराइल एलिमेंट्स थे, उनको फंड और सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया ईरान ने। जिसे पता है ईरान क्या कहता है, जिसे पता है ईरान क्या कहता है, रेजिस्टेंस एक्सिस, रेजिस्टेंस एक्सिस कहता है, नेटवर्क ऑफ प्रॉक्सीज अगेंस्ट इसराइल। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कुछ चीजें, यहां से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, यहां से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं ज्यादा, तो सुन लें। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ चीजें। ठीक है, मुझे पता है काफी सारी चीजें इसमें मिस मिस हो गई हैं आपसे।
जैसे ईरान में रिवॉल्यूशन आता है ना, वो रिवॉल्यूशन सिर्फ आइडियोलॉजिकल नहीं था, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन तो मैं अभी डील नहीं करा, आप टॉपिक से हट रहे हैं, पता नहीं कौन सा ऑक्टोपस कह रहा है उसे, वो कह रहा है वो, जो चीजें मेन इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, ऑक्टोपस कह रहा है उसे, वो कह रहा है, तो सुन ले पहले। इसलिए मैं बीच में क्वेश्चंस टैकल नहीं करता, वो अजीब सा कोई क्वेश्चन है, इट हैज नथिंग टू डू विथ योर टॉपिक। हाँ जी। ईरान में जब रिजीम चेंज होती है, उससे ना सिर्फ आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ठीक है, ना कि सिर्फ आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई, मुझे ना ऐसे डिस्टरबेंस ना फिर मसला हो जाता है, पता है आपको, इसलिए मैं चैट को थोड़ा बंद कर देता हूँ। ओके चले, चैट को ही थोड़ा बंद कर देते हैं, पढ़ाने पे फोकस करते हैं। जो न्यू रिजीम ईरान में आई, तो ईरान की ना उसमें सिर्फ सिर्फ आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी। एंटी इसराइल पॉलिसी अडॉप्ट हुई बाय द आयतुल्लाह खमेनी। जो इसराइल की एम्बेसी थी, जिसको जो जो कि मैंने आपको बताया पहले भी, कि तेहरान में इसराइल की एम्बेसी भी ओपन हुई बाय दी मोहम्मद रजा शाह पहलवी। तो आयतुल्लाह खamenei ने क्या किया, वो एम्बेसी पीएलओ को दे दी। पीएलओ, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनको वो दे दी। और जितनी भी एंटी इसराइल एलिमेंट्स थे रीजन में, मिडिल ईस्ट में, दीज आर द प्रॉक्सीज, जिसे कहता है, ईरान कहता है रेजिस्टेंस एक्सिस। लेबनान में है, सीरिया में है, ठीक है, यमन में है, उनको फंडिंग स्टार्ट की, उनको आर्म करना स्टार्ट कर दिया। इसके बारे में है ये पूरी स्लाइड, ओके। The revolution was not just a change of government, it was a complete ideological transformation. The new regime immediately adopted a radically different stance towards Israel. Israel had relations with Iran under the Shah, but relations were cut on 18 February 1979 when the Iran adopted anti-Israel stance. The former Israeli embassy in Tehran was handed over to the PLO, Palestine Liberation Organization, and Iran has allied and funded several anti-Israel groups, जिसे वो प्रॉक्सीज कहता है, प्रॉक्सीज या रेजिस्टेंस एक्सेस भी कहता है, a network of political and armed groups in several countries across the region, जैसे लेबनान है, सीरिया है, इराक है, यमन है, who also support the Palestinian cause, जो फलस्तीन के काज को वो सपोर्ट करते हैं और इसराइल को अपना दुश्मन समझते हैं, उनको फंडिंग एंड आर्म्ड करना स्टार्ट कर दिया ईरान ने। अब अमेरिका कहां से आता है? हाउ अमेरिका क्रिएटेड फाउंडेशन फॉर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। अमेरिका कहां से आता है इस मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में? बताता हूं मैं आपको, आपने पढ़ा भी सही है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि ब्रिटिश एंड यूएस ने ईरानियन प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक को, बताया ना मैंने, मोहम्मद मुसद्दिक, सीआईए और MI6 ने उसकी गवर्नमेंट को ही ओवरथ्रो कर दिया और शाह ऑफ ईरान को इंस्टॉल कर दिया ईरान के ऊपर। किस किस ईयर में? 1953 में, है ना। अभी मैंने बताया ना आपको, मोहम्मद मुसद्दिक की गवर्नमेंट को हटा के बाय CIA एंड MI6 और शाह ऑफ ईरान को इंस्टॉल कर दिया। 1953 में पावर स्ट्रगल चल रही थी बिटवीन मोहम्मद रजा शाह एंड मुसद्दिक के बीच में, एंड मुसद्दिक वाज एंटी इसराइल एंड एंटी यूएसए। अब वो जब एंटी इसराइल एंड एंटी यूएसए होगा, तो इसराइल और यूएसए उसे छोड़ेंगे? ऑब्वियस ही बात है।
उसकी गवर्नमेंट ओवरथ्रो कर दी, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, उसकी गवर्नमेंट ओवरथ्रो कर दी। ये जो यूएस की इंटरवेंशन थी ना, रिजीम चेंज, यूएस है ना, रिजीम चेंज बड़ी गेम प्ले करता है। ये जो यूएस की इंटरवेंशन थी ना, कि गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रो करो और रिजीम चेंज करो इफ दे आर एंटी यूएसए एंड एंटी इसराइल, इसने ही सीड सो किए अमंग इरानियंस अगेंस्ट यूएसए, इसने ही ये सीड सो किए एंटी अमेरिकन सीड्स या एंटी यूएसए सीड्स, के यूएसए कौन होता है कि ईरान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरवीन करे और इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट को या प्राइम मिनिस्टर को, ईरान के प्राइम मिनिस्टर को हटा दे। यूएसए कौन होता है? और जब आयतुल्ला खमनाई पावर में आते हैं, पावर में आए, that historical grievance was part of the revolutionary narrative. That historical grievance was part of that revolutionary narrative. कभी भी रिजीम चेंज काम नहीं कर दिया। आप इराक में देखें, सदाम हुसैन को हटाया, आज तक इराक में स्टेबिलिटी नहीं आई। आप सीरिया में देखें, अफगानिस्तान में देखें, तालिबान को हटा के तालिबान को ही बिठा दिया। रिजीम चेंज से कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती, नेवर एवर। तो इसी तरह से ये जो ईरान में रिजीम चेंज किया यूएसए ने एंड MI6 ने, इससे ही एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स जनरेट होती हैं ईरान में, कि यूएसए कौन होता है कि ईरान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरवीन करे, ठीक है, कि यूएसए कौन होता है कि ईरान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरवीन करे। हाँ जी। और जब आयतुल्ला खमनाई आते हैं पावर में, उन्होंने भी यही नैरेटिव जो है वो लेके चले कि यूएसए कौन होता है हमारी पॉलिटिक्स में इंटरवीन करे। जहां तक समझ आया? ओके, मैं ओपन करता हूं, मैं चैट ओपन करता हूं। सब्बर सब्बर सब्बर, बीच में क्वेश्चन नहीं पूछते, मैं खुद भी ब्रेक लगा के पूछता हूं आपसे। ये समझ आया आपको? अब बताओ, समझ आया? हम्म। अच्छा, वैसे बात सुने, कल की जो क्लास होगी ना, वो फ्री नहीं होगी, ओपन क्लास नहीं होगी, ठीक है? कल की क्लास ओपन क्लास नहीं होगी। तो जो भी बच्चे जो हैं वो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं, तो वो मैम सादिया से कांटेक्ट कर लेना, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा देना। फ्री में इतना ही पढ़ा सकता हूँ, बाकी तो जो फ्रेशर हैं वो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स से स्टार्ट करें, ईमान, ठीक है? कल की ओपन क्लास नहीं होगी, ठीक है? कल क्लास जो होगी वो उनके लिए होगी जो कि मेरे फेब्रुवरी वाले सेशन में है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, और जो अप्रैल के सेशन में है, और जो अभी ये वाला जो सेशन है जिसकी ओरिएंटेशन है, यही अवेलेबल होंगे क्लास में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी मेरे सेशन में है, ठीक है, जो भी मेरे सेशन में होता है, तो उसकी दिसंबर तक उसकी सब्सक्रिप्शन है। जो भी न्यू टॉपिक आएगा, मैं उसको बुला लेता हूँ कि आ जाओ, ठीक है? तो जो फेब्रुवरी फेब्रुवरी वाले हैं वो भी आ जाएंगे, अप्रैल वाले भी हैं, और जो अभी बाकी ऐसे वाले हैं या दूसरे हैं, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें एज सून एज। कल फ्री की क्लास, ओपन क्लास नहीं होगी, ठीक है जी? जी, महे वाले भी, महे वाले भी। तो मैम सादिया से आप कांटेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा देना। कल ओपन क्लास नहीं हुई, और कल जो है हमने सीधा ही करंट अफेयर से स्टार्ट करना है। अभी मैं आपको हिस्ट्री बता रहा था,
ताकि करंट अफेयर्स आपके क्लियर हों। जो करंट इश्यूज है ना, करंट, ठीक है, वो आपको खत्म, मतलब आपका वो इशू नहीं हो। कभी भी किसी भी करंट करंट इशू को समझने के लिए सर वो एवेल्यूशन फ्री, जी जी एवेल्यूशन होंगी। ध्यान से सुनो, अगेन ध्यान से सुनो। मेरी क्लास होती है मंडे टू थर्सडे, ठीक है। बाकी फ्राइडे सैटरडे आपको असाइनमेंट दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको थर्सडे तक इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट पढ़ाया मैंने आपको, तो फ्राइडे सैटरडे में आपको असाइनमेंट दूंगा मैं आपको, जो कि आपने सबमिट करनी होती है संडे को। तो साथ साथ एवेल्यूशन भी होती है, साथ साथ उसकी एवेल्यूशन भी होती है उन टॉपिक्स की। एवेल्यूशन साथ साथ होती है, एंड में नहीं होती। मंडे टू थर्सडे क्लास, फ्राइडे सैटरडे असाइनमेंट, सिंपल सिंपल रूल है। ओके, तो आप मैम सादिया से कांटेक्ट कर लेना बिफोर इट्स टू लेट, क्योंकि कल हम करंट अफेयर्स पे बात करेंगे, करंट अफेयर्स पे, जहाँ की जून 13 2025 से पढ़ेंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको पास बता रहा था कि हिस्टोरिकली क्या इशू है। कल जब हम पढ़ेंगे तो आपकी काफी सारे आइडियाज क्लियर होंगे, काफी सारे आइडियाज आपके क्लियर होंगे। जी सर, रिकॉर्डिंग हो जाएंगी। तो जिसने भी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो मैम सादिया से आप कांटेक्ट कर लेना। अगर फिर भी इशू हो, किसी को भी इशू है, किसी को भी इशू है, तो मैं अपना नंबर भी पोस्ट कर देता हूं, मैं मेरे से क्वेश्चन कर लेना आप। ओके, अगर कोई किसी को भी इशू होता है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, तो मेरे से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं चैट में नंबर पोस्ट कर देता हूँ। ओके, सेशन एंड होने के बाद एवेल्यूशंस नहीं होती, सेशन के में ही एवेल्यूशंस होती है। सेशन एंड होने के बाद जो है आपका सेशन एंड नहीं होता, टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, सेशन एंड होने के बाद आपका एवेल्यूशंस खत्म हो जाती हैं आपकी, बाकी आपका सेशन चलता रहता है। जो भी न्यू टॉपिक आता है मैं बुला लेता हूँ आपको। ठीक है, यहां तक आज के लिए करते हैं, यहां तक आज के लिए करते हैं। कल से इसको करंट करंट में देखेंगे। ओके, कल से हम इसको करंट में देते हैं। सबसे पहले ना मुझे आप फीडबैक दे दें